हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, हमारी इंडियन फिलोसफर की सीरीज चल रही थी। उसके अंदर में हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन ये भी था कि क्या इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे जो मॉरल थिंकर होंगे। तो एक तो आपको इनडायरेक्ट वे में हेल्प करेंगे पूरी जीएस के सिलेबस के अंदर में हमारे जो मॉरल थिंकर होंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की फिलॉसफी के ऊपर, कि जैसे महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी के बारे में बताओ, जैसे सेवन सीन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट पर्टिकुलर फिलॉसफी को पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछा जा सकता है। ज़्यादा डीप में आने के चांसेस भी होते हैं कई बार कि इस पर्सन के इस चीज़ के ऊपर क्या व्यू थे, वो हो सकता है। अदरवाइज जर्नल कंडीशन के अंदर में भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज सिलेबस के अंदर में 2 पॉइंट के ऊपर मेंशन है ये। एक वैल्यूज़ वाला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा, उसके अंदर में मॉरल थिंकर की बात की गई है। नीचे भी फिर हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक के अंदर में बातें की गई हैं कि हमारे जो मॉरल थिंकर वेस्टर्न फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर, तो इंडिया के अंदर में जो हमारे फिलोसफर होंगे उनके द्वारा जो चीज़ें बोली गई, बेसिकली जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो यहाँ से आपको इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसके अलावा क्या आ सकता है आपको कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो वेरियस कोट्स आपको उठा के डाल सकते हैं। उसके अंदर में पूछ सकते हैं आपके, जैसे एजुकेशन के ऊपर किसी का कोट उठा के डाल देंगे, फिर उससे पूछ लेंगे इससे आप क्या समझते हो। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट 2017 में पूछा गया था, उनका टीचर के महत्व के ऊपर कोट था, उसके बारे में पूछा गया था। तो इस टाइप की चीज़ें इनके द्वारा पूछी जाती हैं। कोट कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ हमारे काफ़ी ट्रिकी भी होते हैं। तो उसके अंदर में ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और केस स्टडी के अंदर में भी जब आपने बड़ी बड़ी बातें लिखनी होती हैं, तो आप उसमें डायरेक्ट कोट कर सकते हो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा क्या बोला गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया था, उनके इस चीज़ के ऊपर क्या व्यू थे, क्योंकि आपके व्यू पूछे जा सकते हैं। तो आप उसके अंदर में जब आपको केस स्टडी के अंदर पूछा जाएगा आपको कि मतलब आप ये वाला रास्ता अपनाओगे तो उससे क्या होगा, मतलब आप अगर उसमें डिफरेंट मीन्स होंगे, अगर आप ये रास्ता अपनाओगे तो एंड रिजल्ट ये आएगा। कई बार हो सकता है मीन उसका गलत हो, एंड उससे अच्छा बन जाए, लेकिन आपको उसमें अगर जस्टिफाई करना हो तो आपको फिर, अगर आप वो डिसीजन नहीं लेना चाहते, हम केस स्टडी के टाइम में देखेंगे, तो उस टाइम आप लिख सकते हो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जो मीन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड के। तो इस टाइप से आप बता सकते हो। फिर इसी कंडीशन के अंदर में मान लो नेशनल सिक्योरिटी की बात है या कोई और बात है जिसके अंदर मीन जो है आपको उस टाइप का मीन लेना पड़ेगा जो कि मतलब गलत होगा महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी के टाइम में। तो आप उस टाइम लिख सकते हो कि चाणक्य के द्वारा कहा गया था, तो चाणक्य के द्वारा जस्टिफाई कर सकते हो। वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को घुमा सकते हो। बेसिकली जितनी ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, 2 चीज़ें आएंगी इथिक्स में। एक फिलोसफिकल नॉलेज, वो आपका बेस क्रिएट करेगी, और दूसरे बाद जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज में तो हमारा जो पेपर 1, 2, 3 उनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर में सम्मिलित हो जाती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज, पर्सन के नाम, उनके द्वारा क्या चीज़ें बोली गई थी, वो आपको इनडायरेक्ट वे में काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो ये भी हमारे इंडिया के काफ़ी बड़े फिलोसफर बोल सकते हो। एंड जैसे हमारी पीछे से सीरीज चल रही है जिसके अंदर में हमारे पास रामकृष्ण परमहंस, फिर हमारे विवेकानंद जी, फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये हमारे वेदांतिक फिलोसफर मान सकते हो आप इसको, कि गॉड को वन मानेंगे, यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करेंगे। इसमें महात्मा गांधी जी का नाम भी डाल सकते हो कि यूनिवर्सलिज्म के अंदर बिलीव करेंगे कि यूनिवर्सल सोल होती है, वो हर जीव के अंदर होती है, तो आपको उसको रियलाइज़ करना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया था कि गॉड को रियलाइज़ करना गोल है लाइफ का। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी काफ़ी महत्व दिया गया था इसके ऊपर कि सेल्फ रियलाइजेशन पर्सन की, उसी को ट्रू एजुकेशन बोलेंगे, उसी से हम एक मैन क्रिएट कर सकते हैं। और इस टाइम मैन क्रिएशन करने के ऊपर फोकस इनका 2 तरीके से है। एक तो इंडिया के लिए, कि इंडिया के लिए आने वाले टाइम के अंदर में मैन मतलब मैन वुमेन बोथ, तो आने वाले टाइम के लिए किस तरीके से हम एक सशक्त सिटीजन तैयार कर सकते हैं। दूसरा था इस टाइम सिविलाइजेशन क्राइसिस था। इस टाइम यूरोप के अंदर क्या, मतलब जिस टाइप से हमारे यूरोपियन कंट्री के द्वारा अदर कंट्री को कॉलोनी बना के रखा था। तो बेसिकली सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसका मतलब कि वो एक उन्नत, एक काफ़ी डेवलप्ड काइंड की रहना सहना था लोगों का। उस टाइम टेक्नोलॉजिकली काफ़ी डेवलप तरीके से वो रहते थे। दूसरी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है उतना, बट सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सिविलाइज मतलब एक काफ़ी सभ्य तरीके से, एक डेवलप्ड स्टेज के अंदर में थी वो, उस समय के लोग रहते थे। तो इस टाइम सिविलाइजेशन क्राइसिस होने का क्या मतलब कि इस टाइम लोग, अगर आपने दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करके रखा है, स्लेव ट्रेड जैसी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं, दूसरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, तो सिविलाइजेशन कहाँ बचती है। उसके साथ साथ में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है। तो उसके बाद जो हमारी यूरोपियन सिविलाइजेशन थी, जो खुद को सुपीरियर मानते थे, उनका जो था चेहरा दिख जाता है सबको कि मतलब ये आपस में कितने ज़्यादा लड़ाई की और इन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या की। तो ऐसे टाइम के अंदर में ऐसा एजुकेशन का मॉडल देना जो कि यूनिवर्स को पूरा इंक्लूड कर सके, हमारे पूरे वर्ल्ड को इंक्लूड कर सके, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर में मॉरलिटी भी हो, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम के ऊपर सिविलाइजेशन ना बोले, वो एक मॉरल साइड भी हो उसकी, उसके लिए इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इनकी बात करेंगे। इंडियन फिलोसफर थे, स्टेट्समैन थे,
इंडिया के अंदर में, पॉलिटिशियन भी थे, एंड वॉज सर्व फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर में सर्व किया। उसके बाद में सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। और इंडिया 20th सेंचुरी के अंदर में कंपैरेटिव रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन के कंपैरिजन के अंदर, फिलॉसफी के अंदर में, तो एक यूनिवर्सल तरीके से चीज़ों को कंपेयर करके डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, उसके अंदर में काफ़ी महारत हासिल थी। और इनके व्यूज़ को वेस्ट के अंदर में भी जब कंपैरेटिव रिलीजन की बात करते थे तो उस टाइम इनके व्यू को भी काफ़ी सराहा जाता था, इनको बुलाते थे लेक्चर वगैरह देने के लिए। तो काफ़ी बड़े ओहदे के व्यक्ति मान सकते हो आप उस टाइम के अनुसार। और इनकी बात करेंगे तो इनका हमारा 5 सितंबर के दिन जो हमारा टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है वो इन्हीं के बर्थडे के ऊपर किया जाता है। तो एज अ टीचर इनका महत्व देखेंगे हम आने वाली स्लाइड में। सबसे पहले थॉट्स देखेंगे इनकी, राधा कृष्णन जी की। तो एक तो वेदांता में बिलीव करते थे। जब भी कोई बोलेगा वेदांता में बिलीव करना तो आपको समझ आ जाना चाहिए उसके अंदर में कि जो पर्सन की सोल होगी, जो पर्सन की हायर कॉन्शियसनेस होगी, उसी को गॉड बोला जा रहा है, जो कि हमारे उससे बड़े गॉड, पूरे यूनिवर्स के अंदर में गॉड फैला हुआ है, हर चीज़ के अंदर गॉड है, उससे अटैच्ड है वो। तो सब लोगों के अंदर यूनिटी की बात की जाएगी इसके अंदर में। जो हमारी कास्ट, क्रीड एंड अदर कंट्री की बाउंड्री है उनको ट्रांसेंड कर दिया जाएगा। तो ये कॉमन चीज़ आ जाती है इनके अंदर में, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बीच में, एंड महात्मा गांधी जी के बीच में भी। ही वाज अ पॉजिटिविस्ट, ऑप्टिमिस्ट थे वो। इन्होंने बिलीव किया कि फ्यूचर जो है गुड हो सकता है इंडिया के लिए भी। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन पे महत्व देते हुए क्या बोला इन्होंने, एवरी चाइल्ड इज़ एन एक्सपेरिमेंट एंड एन एडवेंचर इनटू द नोबलर लाइफ एंड एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज ओल्ड पैटर्न एंड फॉर्म न्यू। हर एक बच्चा जब भी वो पैदा होता है तो उसमें एक नई अपॉर्चुनिटी दिखती है हमें, वो एज एक्सपेरिमेंट है। उसके ऊपर जो है उसकी फैमिली, टीचर, उसका एजुकेशन सिस्टम एंड आसपास का एनवायरनमेंट, सोसाइटी, सब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो जो है कि एडवेंचरस जर्नी होती है, उसकी नोबलर लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं अगर उसको अच्छे से एजुकेशन देंगे हम। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में पैदा होगा तो नॉर्मल बच्चा होगा, लेकिन वो हर एक बच्चा एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नोबलर लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में कि जो पुराने वाले ओल्ड पैटर्न है सोसाइटी में, अब आप समझ सकते हो कि अगर एक बच्चे को इन्फ्लुएंस आप करोगे, उसकी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करोगे, तो आप किसी भी एस्पेक्ट के अंदर उसको ढाल सकते हो और वर्ल्ड को किसी भी डायरेक्शन के अंदर लेके आ सकते हो। नॉर्मल क्रांतियों के अंदर क्या होता है, क्रांति करते हो, लड़ाई वगैरह होगी, उसके बाद में फिर से ओल्ड पैटर्न ऑफ सोसाइटी का बेसिक जो माइंड सेट है वो तो नहीं बदलता उसमें। अगर आप बेसिक चाइल्ड को बदल दोगे तो आप एक न्यू पैटर्न फॉर्म कर सकते हो, नई चीज़ें उसके अंदर में डाल सकते हो। तो ये इनके द्वारा बोला गया। ही बिलीव्स इन ट्रू नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ वंस इग्नोरेंस। तो सॉक्रेट के द्वारा क्या बोला गया था कि अपनी इग्नोरेंस के बारे में, सॉक्रेट को इंटेलिजेंट इसीलिए मानते थे क्योंकि उनको पता था कि वो किस चीज़ के बारे में इग्नोरेंस के अंदर है, अज्ञान के अंदर है। इग्नोरेंस के अंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इग्नोरेंस के अंदर सब पर्सन होते हैं, कोई भी पर्सन रियलिटी को पूरी तरह नहीं जान पाता। लेकिन अपनी इग्नोरेंस के बारे में पता ना होना और सोचना कि मुझे सब पता है, वो सब चीज़ें इनके द्वारा गलत बोली गई। तो ट्रू नॉलेज होती है अपनी इग्नोरेंस के बारे में पता चलना, मुझे कौन सी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। अगर वो पता होगा तो ही पर्सन सोचेगा कि मैं फ्यूचर के अंदर उनको जानने के लिए आगे कोशिश करूँगा। जैसे जर्नल गॉड का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। लोगों को गॉड के बारे में पता नहीं होता, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि गॉड के बारे में, इस चीज़ में गॉड है, दूसरी में गॉड है, जो करंट सिस्टम है। तो अपनी इग्नोरेंस के बारे में अगर पता हो तो पर्सन सीख करने की कोशिश करेगा, वो गॉड को खोजने की कोशिश करेगा। रिलीजन के ऊपर क्या बोला गया इनके द्वारा बोला गया ह्यूमैनिटी मेरा रिलीजन है। ह्यूमैनिटी इनके द्वारा बोला गया, राधा कृष्णन जी ये मेरा रिलीजन है। और इन्होंने बोला मैं ह्यूमन बनने प्रेफर करता हूँ, मुझे टैग लगाना कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, उससे अच्छा मैं ह्यूमन बनने में प्रेफर रखता हूँ। बिकॉज रिलीजन बनाया ही इसीलिए गया था ताकि ह्यूमन की तरक्की हो सके। अगर ये ह्यूमन को ही डिवाइड करने लगे तो क्या फ़ायदा इसका। तो उनके द्वारा बैनर्जी ऑथर 1991 के द्वारा 1991 में इनके द्वारा कोट किया गया, रिलीजन कंसिस्ट, तो ये हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जी के व्यू हैं, रिलीजन कंसिस्ट डूइंग जस्टिस। रिलीजन के अंदर हम क्या करते हैं, न्याय करते हैं। इन लविंग, हमें लव करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। एंड इन मेकिंग फेलो क्रिएचर हैप्पी, तो सब लोगों को हैप्पी करने के लिए। बेसिकली रिलीजन का जो मेन एम है वो है ह्यूमन की डेवलपमेंट। अगर वो ह्यूमन की डेवलपमेंट ना कर पाए तो उस रिलीजन को रिलीजन क्यों बोलेंगे। तो इनके द्वारा बोला गया मैं ह्यूमन कहलाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। एंड एंड ऑफ रिलीजन वाज एसेंशियल नॉलेज ऑफ गॉड, जैसा पीछे भी हमारे फिलोसफर हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि एंड ऑफ रिलीजन गॉड को रियलाइज़ करना है। However, he was also in the opinion that religion must be established itself as a rational way। इन्होंने ये भी बोला कि रिलीजन को रैशनल वे के अंदर में आपको लिविंग के अंदर में उतारना चाहिए, डोगमास पे बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड रिलीजन मस्ट एक्सप्रेस इन रीजनेबल थॉट के अंदर में, फ्रूटफुल वे के अंदर में, राइट सोशल इंस्टीट्यूशन। आप गलत तरीके से चीज़ों को प्रोपेगेट करोगे, अनटचेबिलिटी को, टेम्पल में एंट्री नहीं दोगे या कोई और चीज़ें प्रोपेगेट करोगे, वो गलत बात है। आपको रीजनेबल वे में होना चाहिए। और इनके द्वारा क्या बोला गया, सेकुलर फाउंडेशन, हमारे देश की फाउंडेशन जो है वो डीप सेकुलर होनी चाहिए, रिलीजन के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए। तो ये इनके विचार थे इसके प्रति। फिर बात करते हैं साइंस एंड फिलॉसफी। अब ये विचार आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी देश की स्ट्रक्चर के अंदर में भी।
कि क्योंकि ये इनके द्वारा विचार दिए गए थे, यहाँ से कुछ पॉइंट उठा के काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके हमारे देश आगे कंटिन्यू होता है। साइंस एंड फिलोसफी के ऊपर क्या बोलते हैं ये, ही वॉज इन ओपिनियन दैट साइंस हेल्प अस टू बिल्ड अप आवर आउटर लाइफ बट अनदर डिसिप्लिन इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन। इनके द्वारा क्या बोला गया, साइंस बाहर से आदमी को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। हमने साइंस से काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली, हमने ऐसे टूल्स बना लिए जो कि हमें बाहर से हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी इंटरनल तरीके से हेल्प करेगी, हमें अंदर से अपनी मॉरल कॉन्साइज को अच्छा करने में हेल्प करेगी। दो वी हैव मेड इनॉर्मस प्रोग्रेस इन नॉलेज साइंटिफिक इन्वेंशन, हमने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी, हमारे पास मोबाइल फ़ोन लैपटॉप सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा। इनके द्वारा क्या बोला गया कि वी आर नॉट अबव द लेवल, मतलब साइंटिफिक इन्वेंशन वगैरह कर दी गई। इनके टाइम तो मोबाइल फ़ोन वगैरह इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो साइंटिफिक इन्वेंशन की गई थी उस टाइम, एरोप्लेन की बात कर लेंगे, गाड़ियों की बात कर लेंगे। वी आर नॉट अबव द पास्ट जनरेशन इन इथिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। इनके द्वारा क्या बोला गया कि साइंस में तो हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एक कॉइन के दो एस्पेक्ट हैं, एक साइंस एक फिलॉसफी, दोनों तरक्की करेंगे तो ही ह्यूमन की डेवलपमेंट हो सकती है। हमने साइंस में तो बड़ी डेवलपमेंट कर ली, लेकिन इथिक्स क्या होती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 अगर इथिक्स के बारे में पता होता तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 क्यों होती। तो इथिक्स के अंदर में, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में गॉड को रियलाइज़ करने के लिए अपनी बॉडी से बाहर निकलना, उसको बोलेंगे स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब अपनी बॉडी की आइडेंटिटी, हर पर्सन की आइडेंटिटी होती है अपनी बॉडी, यही उसकी बॉडी की आइडेंटिटी है। जब अपनी बॉडी की आइडेंटिटी से वो बाहर निकल के दूसरों को भी अपने अंदर समाने की कोशिश करेगा, उसको बोलेंगे स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में जैसी पास्ट जनरेशन थी हमारी, वैसी ही हम भी वैसे ही हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ इन चीज़ों के अंदर में, ये सब चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए इसके अंदर में। तो साइंस एंड फिलॉसफी एक ही सिक्के के दो पार्ट्स हैं, तो हम दोनों को हमें डेवलप करना चाहिए। हम साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो हमें फ़ायदा दिलाती है, इकोनॉमिकली फ़ायदा दिला रही है, लेकिन फिलॉसफी इंटरनल तरीके से मैन मेकिंग प्रोसेस है, उसके अंदर में भी हमें फोकस करना चाहिए। फिर बात करते हैं सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। ही बिलीव दैट द इकोनॉमिक मैन इज़ नॉट होल मैन। पीछे हमने देखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या बोला गया कि हमें क्रिएट करना है एक होल मैन, एक कंप्लीट आदमी क्रिएट करना है। कंप्लीट आदमी में काफ़ी उसकी पर्सनैलिटी में टाइप होते हैं। उन्होंने बोला कि एक इकोनॉमिक टाइप होता है, इकोनॉमिक में मतलब वो कैसे अपना लिवलीहुड अटेन करेगा। एक इंटेलेक्चुअल होता है, मतलब जो थिंक कर सके पर्सन, इमेजिनेशन कर सके पर्सन। एक एस्थेटिक पार्ट होता है, एस्थेटिक में मतलब वो कला जो होती है उसका आनंद ले सके, जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पोइट्री एंड ऑल चीज़ें, मतलब इनको देखने के लिए भी एक एस्थेटिक सेंस चाहिए होती है। एंड इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड दो के नाम भूल गया था मैं, अभी मैंने देख लिए फिर से। तो हमारे पास आता है मैन, अगर होल मैन की डेवलपमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इकोनॉमिक डेवलप करना पड़ेगा। इकोनॉमिक के अंदर में उसका लिवलीहुड वगैरह इंश्योर करेंगे हम। इंटेलेक्चुअल, उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इंटेलेक्चुअल के अंदर में किस तरीके से वो थिंक करेगा, इमेजिनेशन करेगा, वो सब देखनी पड़ेगी। एस्थेटिक में उसको जो कला आर्ट होती है उसका इंजॉय करने के लिए उनके अंदर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, म्यूज़िक, आर्ट, पोइट्री वगैरह। एंड उसके बाद हमारा एक सोशल, मतलब सोसाइटी के प्रति में किस तरीके से वो ढलता है, सोशल सर्विस का एंगल। और उसके बाद एक होना चाहिए स्पिरिचुअल एंगल, जिसमें वो अपने बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, वो कैसे एग्जिस्टेंस उसकी इंश्योर होती है वर्ल्ड के अंदर में, एंड अपनी बाउंड्री को ट्रांसेंड करके पूरे वर्ल्ड को एक परिवार की तरह मानेगा। तो ये सब उनके द्वारा यहाँ पे पिलर बताए गए थे, इनके द्वारा बोला गया इकोनॉमिक मैन होल मैन नहीं होता। फॉर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग वी रिक्वायर कल्टिवेशन ऑफ ग्रेस, जॉय ऑफ सोल, overflowing in love, devotion, free service of regeneration of humanity. The society today has become prison. तो ये सब चीज़ें जो बोली जा रही हैं, ये आ रही ग्रेस, जॉय, हमारा एस्थेटिक सेंस, मतलब उसमें डेवलप करवानी है हमने पर्सन में। उसमें डिवोशन, लव डेवलप करना है। लव हमारा सोशल आप बोल सकते हो सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। एंड डिवोशन की बात करेंगे तो उसमें एक स्पिरिचुअल सेंस हमने डेवलप करनी है, लोगों की सर्विस वगैरह करे सोसाइटी की वो, और इसी से हम रीजनरेट कर पाएंगे अपनी ह्यूमैनिटी को। तो सोसाइटी टुडे के द्वारा बोला गया कि प्रिजन की तरह बन चुकी है। एंड ये क्राइसिस है सिविलाइजेशन का, जो कि हमने इथिकल और स्पिरिचुअल आइडियाज़ को छोड़ा, उसके कारण सिविलाइजेशन का क्राइसिस हो गया इस पीरियड के अंदर में। तो ये इनके द्वारा बोला गया। नेक्स्ट रोल एज अ टीचर की इनकी बात करेंगे तो वंस ही वाज आस्क्ड, उनको पूछा गया एक बार में, स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया कि क्या इफ़ ही हैड बीन अब्रॉड फॉर एजुकेशन, क्या वो अब्रॉड गए हैं, क्या वो फॉरेन कंट्री में गए हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तो इनके द्वारा बोला गया नहीं, मैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं गया, लेकिन आई विल गो देयर टू टीच। तो ये जो थे हार्वर्ड के अंदर में इन्होंने टीच किया था, तो इनके द्वारा स्टूडेंट को बोला गया, इनका कॉन्फिडेंस, ये डिटर्मिनेशन देख सकते हो कि मैं पढ़ने के लिए तो मैं बाहर नहीं गया, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए बाहर जरूर जाऊँगा। और सच वॉज हिज डिटर्मिनेशन। ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू स्टूडेंट के प्रति फ्रेंडली था एंड
इनका जो इंटरेक्शन का तरीका था उनके साथ में, एक फ्रेंड की तरह उनको समझाना, मतलब बेसिकली जो इमेजिनेशन थिंकिंग वगैरह डेवलप करनी, वो इनका बेसिक तरीका था। एट मैसूर वाइल गिविंग ट्यूटोरियल टू स्टूडेंट एट हिज रेजिडेंस ही यूज टू रिसीव स्टूडेंट हिमसेल्फ। जो स्टूडेंट आते थे इनके रेजिडेंस के ऊपर उनको पढ़ाने के लिए, उनको खुद रिसीव करते थे, टी ऑफर करते थे और उनको बाहर छोड़ने भी जाते थे। मतलब बेसिकली एक फ्रेंडली नेचर था इनका स्टूडेंट के साथ में। और ही यूज टू शेक हैंड विद ईच ऑफ देम एंड मतलब फ्रेंडली नेचर में रखते थे और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इलेबोरेट करना, बेसिक चीज़ें उनके अंदर डेवलप करना। ही वॉज गिवन यूनिक फेयरवेल, इनके स्टूडेंट के द्वारा, ये 1910 की बात है या 1213, जब ये बाहर जा रहे थे तो इनको यूनिक फेयरवेल मिलता है इनके स्टूडेंट से। जब ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, जा रहे होते हैं, तो इनका जो कैरेज होता है वैसे उसको घोड़े आगे से पुल करते हैं, लेकिन इनके कैरेज को स्टूडेंट के द्वारा पुल किया गया था। और जहाँ से मतलब इनको गुजारा जा रहा था वहाँ पे राधा कृष्णन की जय, इस टाइप के नारे लग रहे थे। तो मतलब काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी आप मान सकते हो। इसीलिए इनके नाम के ऊपर टीचर डे रखा गया है, क्योंकि इनके टीचिंग स्किल की बात कर लो, नॉलेज की बात कर लो, या इनका बॉन्ड जो स्टूडेंट के साथ था वो काफ़ी अच्छा था। अकॉर्डिंग टू हिम टीचर शुड हैव ओपननेस ऑफ माइंड, टीचर की ओपननेस होनी चाहिए नए नए विचारों को समझने के लिए। स्टूडेंट अगर कोई बात करता है तो उसको समझने के लिए, सोसाइटी के अनुसार चेंज करने के लिए नई नई चीज़ों को समझना चाहिए। एंड ही सेड दैट द ट्रू टीचर हेल्प अस टू डीपन आवर इनसाइट, नॉट अल्टर आर व्यू। तो ट्रू टीचर का मतलब ये होता है कि वो आपको अपने वे के अंदर में डेवलप करने के लिए आपको कुछ टूल्स देगा, जिसके कारण आप अपने अंदर हिडन चीज़ों को ही ज़्यादा निखार पाओगे, अपने जो व्यूज़ होंगे उनको डेवलप कर पाओगे। वो ऐसा नहीं करेगा कि उसका कुछ व्यू है उसको आपके ऊपर थोप देगा और वो भी जैसे आप हो, जैसा टीचर होगा वो वैसा ही बन जाएगा। तो टीचर का जो स्टूडेंट होगा वो उससे बेस्ट या उससे अल्टरनेटिव भी बन सकता है। अगर टीचर के समान ही वो बन गया, उसके विचार भी वैसे ही बन गए, तो उसका मतलब कि टीचर ने अपने व्यू पॉइंट ही उसके ऊपर थोप दिया। चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी और अदर इंस्टीट्यूशन हो, टीचर को उसको टूल्स देने चाहिए सोचने के लिए। उसको ये नहीं बताना चाहिए तुझे क्या सोचना चाहिए, उसको जस्ट इन्फॉर्मेशन, टूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिससे कि वो अपनी आइडियोलॉजी बना सके, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सके। तो ये इनके द्वारा बोला गया था कि ट्रू टीचर वो होता है। अब देखेंगे एक और हमारे पास में इंडियन फिलोसफर जिनका नाम है चाणक्य। तो चाणक्य एंशिएंट इंडियन टीचर, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट, रॉयल एडवाइज़र। तो चाणक्य के बारे में वैसे सबको पता होता है, चंद्रगुप्त वाला शो भी आपने देखा होगा, तो उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। इनकी फिलॉसफी के बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल होगी और प्रेजेंट डे से काफ़ी ताल्लुक़ रखेगी। तो ट्रेडिशनल, इनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं। इनके द्वारा एक पॉलिटिकल ट्रीटाइज लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया, अर्थशास्त्र जिसको बोलेंगे। चाणक्य जो था असिस्टेड फर्स्ट जो मौर्यन एम्परर था चंद्रगुप्त, उसको पावर में, धनानंद को हटा के पावर में लाने के लिए चाणक्य का काफ़ी बड़ा रोल है। तो इनके बारे में देखेंगे फिलॉसफी ऑफ चाणक्य। इनके द्वारा क्या बोला गया, इक्वालिटी ऑफ, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ये इनका मोटो था। तो जो इनकी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं वो प्रेजेंट डे के अंदर में भी आपको सिस्टम के अंदर देखेंगी, जो कि इन्होंने 2000 साल पहले बताई थी कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा बोला गया सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन जो है, प्रायर इंपॉर्टेंस होनी चाहिए किंग के प्रति। और इनके द्वारा क्या बोलेगा, बिलीव्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, हैंस एंडेड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट देम। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस की इन्होंने लैंड के रिसोर्स, उस टाइम लैंड के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इनके द्वारा, और बोला गया कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो लैंड की। आप व्यापार को भी इंक्रीज़ करो, लेकिन लैंड ही बेसिक है हमारी, जिससे एग्रीकल्चर से फ्लोरिश करेगा किंगडम। ही वॉन्टेड ट्रेड टू फ्लोरिश, इसीलिए ट्रेड को फ्लोरिश करना चाहते थे। तो काफ़ी सिंपल पॉइंट हैं जो इनके द्वारा बोलेगा यहाँ पे, जो आप प्रेजेंट डे से रिलेट कर पाओगे। ही वॉन्टेड, ट्रेड को फ्लोरिश करना चाहते थे, इसीलिए इनके द्वारा मिनिमम टैक्सीज लेवाई किए गए, बोथ स्टेट के ऊपर भी, सिटीज़न के ऊपर भी। तो बेसिकली कम टैक्सेस लगाए गए इनके द्वारा, ताकि ट्रेड हमारा फ्लोरिश हो सके। तो बेसिकली प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बोला गया इनके द्वारा, एग्रीकल्चर को आप फ्लोरिश करो, ट्रेड वगैरह फ्लोरिश करो उसके अंदर में। ही वांटेड टू बिल्ड सिटीज़, ट्रेड के लिए सिटीज़ बनाना चाहते थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आजकल कंसेप्ट है उस टाइप से, विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के अंदर भी और आउटसाइड द स्टेट भी, इस टाइप की चीज़ें बनाएंगे। ही ऑल्सो एनकरेज फोर्ट टू काउंटर अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। तो मतलब एक प्रैक्टिकल मैन जिसके द्वारा प्रैक्टिकल तरीके से 2000 साल पहले ये सब चीज़ें बोली गई जो प्रेजेंट डे में हम रिलेवेंट समझते हैं। तो इनके बारे में जो जानकारी थी वो लेटर पीरियड के अंदर में चलती है, अदरवाइज इनको यूटिलाइज़ किया जा सकता था पहले भी। फिर बात करेंगे पॉलिटिकल गवर्नेंस में क्या बोला गया। इनके द्वारा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पे हायरार्ची का, मतलब आपको सीनियर को फॉलो करना है, जिस टाइप से प्रेजेंट डे में सिविल सर्विस है वैसे ही। टेरिटोरियल डिवीज़न किए गए, जैसे हमारी प्रोविंसेस होती हैं आजकल, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, वैसे ही डिवीज़न किए गए। रूल ऑफ लॉ बोला गया, इंक्लूडिंग किंग, मतलब किंग भी अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। तो उस टाइम के हिसाब से बात की जा रही है, सोच सकते हो आप कि प्रेजेंट डे की डेमोक्रेसी टाइप की फीलिंग है यहाँ पे। रूल ऑफ लॉ फॉलो करोगे और किंग को भी यही फॉलो करना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब ड्यूटी एंड फंक्शन, किंग के क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या उसको करना पड़ेगा, वो उन्होंने प्रिस्क्राइब किए। एंड मिनिस्टर, जो ऑफिशियल, जो ब्यूरोक्रेट होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, उन सबको
फॉलो करनी पड़ेगी कुछ ड्यूटीज़। और इनके द्वारा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट सभी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए कि उनको किस टाइप से बिहेव करना है, क्या उनके लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे, वो सब इनके द्वारा बनाया गया। गिव द कंसेप्ट ऑफ यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। मतलब राजा अगर अधर्मी होगा तो प्रजा को वो अधर्मी कैसे बना सकता है? धर्म का मतलब कि राइट पाथ के ऊपर चलना। तो अगर राजा धर्मी होगा तो प्रजा भी उससे एक्सपेक्ट करेगी और प्रजा भी उसको देख के उसकी तरह बनने की कोशिश करेगी, और वो एनफोर्स कर सकता है प्रजा के ऊपर रूल एंड लॉ, जिसके कारण वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है प्रजा को। तो जैसी हमारी प्रजा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। प्रेजेंट डे में ये उल्टा हो चुका है, जैसी हमारी प्रजा होगी वैसे ही वो अपने राजा को चूज़ करेंगे। जैसे अगर बात करेंगे कास्ट के नाम के ऊपर वोट अगर नेता मांगेंगे तो उनको कौन वोट देगा? जो कास्ट के अंदर बिलीव करते हैं, जो कास्ट से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मतलब पीपल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऐसे कास्टिस्ट नेता को वोट देंगे, करप्ट नेता को वोट देंगे। तो डेमोक्रेसी के अंदर में जो राजा होता है, जैसे यहाँ पे बोला गया यथा राजा, डेमोक्रेसी में जो राजा है वो रिवर्स हो गया है। यहाँ पे तो राजा किंग वाला राजा, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में राजा जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सेम चीज़ रिवर्स हो चुकी है, जैसी प्रजा थी प्रजा अब राजा बन चुकी है और वैसे ही वो अपने राजा को चूज़ करते हैं। फिर आता है 4 मेथड। इनके द्वारा अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो तो ये कोई हमारे आइडियलिस्ट नहीं थे कि आपको नॉर्मल तरीके से एक चीज़ फॉलो करेंगे, मीन और एंड अच्छे होने चाहिए। इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बोला गया, प्रैक्टिकल इंसान। तो इनके द्वारा बोला गया 4 मेथड यूज़ कर सकते हो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो। एक तो आप साम मतलब कि परसुएड करना है किसी को कुछ करने के लिए। तो जैसे मान लो अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान के लिए बात करनी है तो उसके अंदर में आप क्या करोगे? आप परसुएड करोगे लोगों को। कास्ट सिस्टम की बात करेंगे उसके अंदर में कोई कुरीति को दूर करना है उसके लिए परसुएड करोगे। जैसे ट्रिपल तलाक की बात करेंगे उसमें परसुएड करने की कोशिश करोगे। दूसरा रिवॉर्ड, दाम का मतलब रिवॉर्ड। किसी को बोलोगे कि आप स्वच्छ भारत में ऐसा करोगे तो आपको दाम मिलेगा, उसके लिए प्राइज़ मिलेगा, आपको कोई प्राइज़ का मनी मिल जाएगा। ट्रिपल तलाक के लिए जो नॉर्मल जैसे नया लॉ बना दिया उसके अनुसार जो मैरिज करेंगे, अपना निकाह नामा जो होगा उसके अंदर में ये सब चीज़ें लिखवाएंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा सरकार की तरफ से। थर्ड दंड का मतलब पनिशमेंट। अब स्वच्छ भारत अभियान में अगर आप कचरा फेंकोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब अलग अलग मेथड यूज़ करने हैं उसके लिए, पनिशमेंट यूज़ करनी। अगर आपने कचरा फेंका और ट्रिपल तलाक के लिए भी पनिशमेंट, तो इस टाइप से। फिर भेद का मतलब डिवाइड का मतलब कि जब अगर मान लो आपके अपोनेंट जो आपने जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर टॉयलेट क्रिएशन कर दी, लेकिन उसके अंदर में भी लोग बोल रहे हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा? एक हमारे डिफरेंट वर्ग हो गए। जैसे मान लो पूरा गाँव के द्वारा इनकार किया गया कि हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, इससे तो गंदगी फैल रही है हमारे घरों में। तो आप देखो लोगों को देखो जो हमारे जैसे मान लो ओल्ड एज के पीपल, अगर उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। फिर यहाँ पे मिडिल क्लास देखो, इनके बीच में देखो, अब इनके बीच में डिवीज़न क्रिएट किया जा सकता है तो इनके बीच में डिवीज़न क्रिएट करो। उसके बाद में जो ओल्ड पीपल हैं उनके बीच में देखो आइडियोलॉजी, उनके बीच में अगर डिवीज़न क्रिएट किया जा सकता है तो उनको तोड़ो। उनको जितना ज़्यादा आप तोड़ोगे वो उनकी वीकनेस उतनी ज़्यादा आएगी। मतलब यूनिटी जितनी ज़्यादा होगी लोगों के अंदर में, वो विरोध कर पाएंगे उस चीज़ का। जितने ज़्यादा उनको तोड़ पाओगे उतना आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। ट्रिपल तलाक के अंदर में भी आप सोसाइटी को डिवाइड कर दो, पहले मैन वुमेन में, फिर डिफरेंट हमारे ग्रुप्स जो उसके फेवर में होंगे उनके बीच में फूट डालो, फिर दूसरों के अंदर में फूट डालो, उसके बाद में अपनी बात को मनवाया जा सकता है। तो इनके द्वारा प्रैक्टिकल चीज़ें बोली गई कि आप ये सब चीज़ें 4 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपने कोई ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना है। तो आप इस लाइन के ऊपर केस स्टडी के अंदर भी लिख सकते हो कि ये सब चीज़ें की जा सकती हैं जब हमने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ करनी हो। तो ये फॉरेन पॉलिसी में भी यूज़ कर सकते हैं। गांधीयन जो आइडियाज़ हैं वो फॉरेन पॉलिसी में एक आइडियलिस्ट वे में यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल सेंस में जब उनको यूज़ करना हो तो वहाँ पे उनकी थोड़ी कमी देखने को मिलती है। जैसे पाकिस्तान के केस में देखने को मिलेगी, या किसी के भी केस के अंदर में फॉरेन पॉलिसी में कोई भी संत तो होता नहीं है कोई, तो उसके अंदर में आपको ये सब चीज़ें यूज़ करने लिख सकते हो वहाँ पर। फिर इनके द्वारा बोला गया कि एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक लीडर कैसा होना चाहिए। तो इनके द्वारा बोला गया अ लीडर इज़ द फेस ऑफ नेशन। एक राष्ट्र का फेस होता है लीडर। तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो भी उसकी कम्युनिटी में हो रहा है, जो भी उसकी कंट्री में हो रहा है, कम्युनिटी में हो रहा है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैंस इज़ द सोसाइटीज़ रिफ्लेक्शन। तो सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो उस राजा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मतलब वो उन सब चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार होगा। तो उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर जो सब चीज़ें हो रही हैं। द लीडर मतलब अगर सोसाइटी के अंदर में लोग डरते हैं, रूल ऑफ लॉ से डरते हैं, तो सोसाइटी के अंदर जो डर होगा उससे आप समझ सकते हो कि राजा किस टाइप का होगा। द लीडर शुड वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल। उसको अपने जो गोल होंगे, राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, प्रॉस्पेरिटी अचीव करनी है, वो सब करना चाहिए। उसको वेलफेयर ऑफ पीपल साथ में सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब कोई ऑटोक्रेटिक राजा की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ की बातें की जा रही हैं 2000 साल पहले। द लीडर विल लूज द लॉयल्टी। वो अपने सब्जेक्ट मतलब उसके सिटीजन, उसकी नेशन के अंदर में जो सब लोग आ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के प्रति लॉयल्टी को लूज़ करेगा अगर वो उनको हर्ट करेगा अपने अनजस्ट एक्शन से।
लीडर शुड नॉट प्रोपेगेट अधर्मा, उसको अधर्म की प्रैक्टिस नहीं प्रोपेगेट करनी चाहिए। धर्म का मतलब राइटियस पाथ पे चलना, अधर्म नहीं करना चाहिए उसको। ही शुड नॉट फेवर, कोई भी विकेड मैन जिसने सिन की हुई है वैसे मैन को, कोई कल्प्रिट हो उसको सपोर्ट करना, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो कल्प्रिट है उसको पनिश करे और इनोसेंट को पनिश ना होने दे, तो वो राजा की जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, जो लॉयल्टी है, जो सिटीज़न उसके प्रति में अच्छाई समझते हैं उसके बारे में, वो जो है ख़त्म हो जाएगी। एंड देर शुड बी नो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए कि अपने ऐशो आराम के लिए एक्सपेंडिचर फालतू का किया जा रहा है। और इथिकल लीडर शुड नॉट एंटागोनाइज द वाइज एंड एल्डर्स, जो समझदार लोग होते हैं और एल्डर जो होते हैं उनको एंटागोनाइज नहीं करना चाहिए कभी भी इथिकल लीडर को। बिकॉज ये जो लोग हैं, जब राजा अगर गलत डायरेक्शन में जाएगा तो ये लोग क्या होते हैं, ये उसको संभालने के लिए इन्हीं लोगों की सहारा लेना पड़ता है। बिकॉज जब राजा गलत डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ लोग उसको हमेशा सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, उसके मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट। लेकिन जो वाइज पर्सन होगा, ट्रूली वाइज पर्सन जो होगा किसी भी किंगडम के अंदर में, वो जो है उनको समझाने की कोशिश करता है। तो उनको एंटागोनाइज नहीं करना चाहिए कभी भी, उनको अपने पक्ष में रखना चाहिए। और यही चीज़ें देखने को मिलेगी जब भी आपको कोई डिक्टेटर वगैरह देखने को मिलेगा कभी भी सोसाइटी के अंदर। वो सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होगा उनको सुप्रेस करने की कोशिश करता है। फिर बोला गया ही शुड हियर ऑल अर्जेंट मैटर, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने सिटीजन से रिलेटेड सब हियर करने चाहिए और उसको पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें। बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सबके जो मैटर्स होंगे मतलब अपने सिटीज़न के प्रति, उनके वेलफेयर को सबसे ऊपर रखना है उसने, अपने से भी ऊपर रखना है अपने सिटीज़न के वेलफेयर को। और एक आइडल लीडर कम्बिनेशन, एक राजा और ऋषि का कम्बिनेशन होगा। वो राजा की तरह वो डायनामिक होना चाहिए, मतलब डिसीजन लेने के लिए ऐसा नहीं प्री कंसीव पैटर्न के ऊपर चल रहा है। डायनामिक वे के अंदर में काफ़ी अच्छे से नई नई चीज़ों को देख के, नए चैलेंजेस को देख के वो डिसीज़न ले, एक्टिव हो डिसीज़न लेने के लिए। और डिसीजन मेकिंग उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें एनर्जी होनी चाहिए, वो डायनामिक होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की काबिलियत रखता हो। एंड डिसीजन मेकिंग उसमें पावर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ही शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल एंड हायर लेवल ऑफ वर्ल्ड, उसको कनेक्ट होने की, जैसे ऋषि के समान उसको हायर लेवल अपने से भी ऊपर उठ के स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में सबसे कनेक्ट करने के लिए जो है उसके अंदर में काबिलियत होनी चाहिए। तभी वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे बच सकता है वो। तो ये इनके द्वारा बोला गया। और उसे फिलॉसफी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे प्लेटो के द्वारा क्या बोला गया था कि एक फिलॉसफर को रूल करना चाहिए, बिकॉज फिलॉसफर को पता होता है चीज़ों के बारे में, और जैसा रूलर होगा वैसे ही वो अपनी सोसाइटी को ढालेगा। सोसाइटी तो डिमांड कर सकती है, कुछ भी डिमांड कर सकती है, लेकिन इसको समझना चाहिए और ये अपनी सोसाइटी को अच्छी एजुकेशन दिला के ट्रांसफॉर्म कर सकता है उनको। सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि आपको जो है फिलॉसफी के ऊपर फोकस करना चाहिए। मतलब बेसिकली ऋषि आपको देखना चाहिए कि मॉरली हाई, मॉरल ग्राउंड पे हाई जो पर्सन होगा उसको रूल करना चाहिए। अ किंग शुड बी प्रोमलगेटर ऑफ धर्म, धर्म का प्रोमलगेटर होना चाहिए, धर्म को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, राइटियस पाथ को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको मॉडल की तरह पेश आना चाहिए मासेस के लिए कि लाइफ कैसे जी जाती है वो सीखा जाए किंग से, किस तरीके से वो सिंपल लाइफ जिएगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। और उसको अपनी लस्ट के ऊपर, अपनी ग्रीड के ऊपर, अपनी अटैचमेंट, अपनी परिवार से अटैचमेंट या धन दौलत से अटैचमेंट या वेनिटी या प्राइड, वेनिटी के अंदर में अपनी ही सेल्फ चीज़ों से, अपने रूप से, धन से, उन सब से ज़्यादा प्यार होना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जो है सेल्फिश बनाएंगी। अगर ये सेल्फिश बन जाते हो आप तो आप करप्शन के अंदर इंडल्ज होगे। करप्शन भी नहीं बोल सकते इस टाइम के अंदर में, क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी पे है, उसकी सब कुछ आ रहा है। तो आप अधर्म के पाथ के ऊपर चलोगे। अधर्म के पाथ के ऊपर चलने का मतलब कि आपने जो बेसिक प्रिंसिपल है धर्म के पाथ का वो छोड़ दिया। बिकॉज इन चीज़ों से जब आप अटैच होंगे तो आपको कोई अगर आपके बारे में कुछ बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा इन चीज़ों के बारे में, कि आप लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, वैनिटी, प्राइड, ये सब चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी, तभी आप अपना हित छोड़ के पूरे राज्य का हित देखोगे। तो ये इनके द्वारा बोला गया। ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस के ऊपर क्या बोला गया, कौटिल्य ने रियलाइज़ किया कि एक गुड ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किंग जो है अपने सब्जेक्ट जो उसके सिटीज़न है उनकी हेल्प कर सकता है वो ओनली, मतलब वो एक आप मान सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन एक रथ के समान है और उसके अंदर में काफ़ी पहिए हैं, और राजा भी उसके अंदर में एक पहिए के समान आता है। लेकिन जो है कोई भी रथ जो होता है वो केवल एक व्हील के ऊपर वॉक नहीं कर सकता। तो आपको ब्यूरोक्रेसी, जो प्रेजेंट डे में हमारे पास सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है काम करने के लिए। उनके द्वारा बोला गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मिनिस्टर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग के प्रति होनी चाहिए। जैसा आजकल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हटा सकता है। किंग शुड सुपरवाइज एंड मोनिटर ऑल वर्क, अपने जो सब्सिडियरी के अंदर कौन आए, उसके मिनिस्टर आ गए, ब्यूरोक्रेट उसके आ जाते हैं, एंड अदर सिटीजन वगैरह जो भी काम दिए गए किसी को, उनको सुपरवाइज करना चाहिए उसको। किंग शुड अपॉइंट अपने काउंसलर, एडवाइज़र, अपने को खुद को राय देने के लिए उसको पर्सन अपॉइंट करने चाहिए, और उनके द्वारा बोला जाएगा उसको समझना चाहिए उसको कि क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। और एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र
जो था इनकी राय लेनी चाहिए, बिकॉज कई बार अपने ही एक्शन को राइट समझ के जो राजा है वो ज़्यादा ही सोसाइटी के प्रति, मतलब उसको पूरा व्यू पॉइंट पता नहीं चलेगा, सोसाइटी इतनी बड़ी होती है, उसके बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट उसको समझने चाहिए। करप्शन के ऊपर इनके क्या विचार थे, इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। करप्शन के ऊपर क्या बोला गया कि जस्ट एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट हनी और पॉइजन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ टंग, even so it is not possible for one dealing with the money of king not to taste the money। इनके द्वारा क्या बोला गया कि जिस प्रकार एक हनी जो है, हनी की अगर आप टिप लेते हो या पॉइजन, उसको जीभ के ऊपर रखोगे, जीभ की टिप के ऊपर रखोगे, और जितना इम्पॉसिबल उसको टेस्ट करना, क्योंकि जीभ के ऊपर रखोगे वो टेस्ट तो होगी होगी। वही इनके द्वारा बोला गया जब राजा के धन से कोई डील कर रहा है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उसका टेस्ट ना ले पाए। तो ये इनके द्वारा करप्शन पे व्यू थे। सेकंड, मतलब इनके द्वारा अलग अलग जो इनके द्वारा चैप्टर लिखे जा रहे थे, अलग अलग चीज़ें फिलॉसफी लिखी जा रही थी, उनमें अलग अलग तरीके से इसको बताने की कोशिश करते थे। फर्स्ट तरीका ये था। दूसरा था जस्ट एज अ फिश मूविंग इनसाइड वाटर, पानी के अंदर एक फिश मूव कर रही है, कैन नॉट बी नोन, उसके बारे में पता नहीं किया जा सकता कि वो पानी ड्रिंक कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि पानी के अंदर मूव कर रही है वो। इसी प्रकार जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, जिनको आपने वर्क दिया है, उनके बारे में क्या वो मनी को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं या उसका थोड़ा बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में जानना काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर बोला गया इट इज़ पॉसिबल टू नो इवन द पाथ ऑफ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, जो स्काई में बर्ड फ्लाई कर रहा है उसके पाथ को पता कर सकते हैं कि मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। लेकिन इन नो वे द ऑफिसर मूविंग विद देयर इंटेंशन कंसील्ड, लेकिन हम पता नहीं कर सकते जो ऑफिसर है अपनी इंटेंशन को छुपा के जो मूव कर रहा है, करप्ट इंटेंशन को छुपा के बाहर क्या बातें बोल रहा है, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, उसके बारे में पता करना काफ़ी मुश्किल है। तो आप मान सकते हो प्रैक्टिकल वे के अंदर में चीज़ों के बारे में बोला गया। तो इनके द्वारा ये नहीं बोला गया कि करप्शन को ख़त्म कर दो, इनके द्वारा बोला गया ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं एक तरीके से, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज़ करो, इसको वेरियस टूल्स एंड टेक्निक को यूज़ करो और मिनिमाइज़ करो करप्शन को। कैसे? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, अपने परिवार फैमिली वगैरह उनको ज़्यादा सपोर्ट देना, या फेवरेटिज्म, किसी एक पर्सन को या एक ग्रुप को दूसरे से ज़्यादा फेवर दे देना, वर ऑल्सो मैंशनड, कौटिल्य ने मेंशन किए कि इस टाइप से उनके द्वारा अलग अलग तरीके से बताया गया, उनके द्वारा डिफरेंट तरीके बताए गए किस तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट करप्शन में इंडल्ज हो सकते हैं, और कुछ सॉल्यूशन भी दिए गए। ही ऑल्सो मैंशनड करप्शन इन जुडिशरी भी मेंशन किया इनके द्वारा, और बोला गया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए अगर इनोसेंट पर्सन को पेनलाइज करता है कोई भी। और पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में भी बोला गया, टाइमली केसेस को निपटारा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर ऑफिसर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे उनके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्रेजेंट डे में जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं वो मोर और लेस आप बोलोगे कि जो यहाँ पे बोला गया है वही चीज़ें हम आजकल फॉलो करते हैं। करप्शन के ऊपर इनके द्वारा सॉल्यूशन क्या दिए गए, इनके द्वारा बोला गया कौटिल्य बिलीव, इन्होंने स्पाइस के ऊपर जो है स्पाइस वगैरह रखे, इन्होंने बिलीव करते थे स्पाइस के अंदर में, टू लुक आफ्टर इफ़ द ऑफिशियल कैरिड फॉरवर्ड देयर वर्क प्रॉपरली, ऑफिशियल के पीछे ये स्पाइस का यूज़ करते थे और उनसे जानकारी लेते थे। और ही ऑल्सो मैंशनड अबाउट विसल ब्लोअर वो पर्सन होता है जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसको उसके बारे में जानकारी है वहाँ पे करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो विसल ब्लो कर देता है अंदर से कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर रह के ही, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के। तो विसल ब्लोअर के बारे में भी इनके द्वारा मेंशन किया गया। एंड अवार्ड इंसेंटिव भी दिए गए, उनको दिए जाने चाहिए जो विसल ब्लोअर होगा अगर वो करप्शन को उजागर करता है। तो ये प्रेजेंट डे में भी आप देख सकते हो, सेम सिस्टम आप 2000 साल वाला सिस्टम यहाँ पे रेप्लिकेट करने की बात है प्रेजेंट डे में। पब्लिक ऑनर करना चाहिए, मतलब ये जो सॉल्यूशन बताए गए इनको आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, जो चाणक्य के द्वारा बताए गए थे। यहाँ से चीज़ों को करप्शन के बातें जब करोगे तो उसके अंदर में मेंशन कर सकते हो। यहाँ से कुछ चीज़ें जो यूज़ नहीं की गई हैं या कुछ चीज़ें जिनको अच्छे से यूज़ नहीं किया गया है वो आप लिख सकते हो। पब्लिक ऑनर करो, जो ऑफिसर अच्छा काम करेगा उसको पब्लिकली उसका ऑनर करो, उससे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड बनेगी ताकि वो फ्यूचर में ऑनेस्ट रह पाए। कौटिल्य बिलीव गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड, उनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करो, एक प्लेस के ऊपर उनको रखेंगे तो उससे क्या करेंगे वो पावर गेन कर लेंगे उस प्लेस के ऊपर, और उस प्लेस के ऊपर पावर गेन करके करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करते रहो। सर्टेन पोस्ट शुड बी मेड, कुछ पोस्ट टेम्प्रेरी होनी चाहिए, परमानेंट नहीं होनी चाहिए कि उन्हीं के ऊपर बैठा रहे पर्सन, और परमानेंसी अगर आप रखोगे तो उनसे उनको ज़्यादा पावर मिल जाती है और उससे वो लेवरेज करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पोस्ट को टेम्प्रेरी रखा जाए, उनको परमानेंट ना बनाया जाए। टैक्स के बारे में क्या बोला गया इनके द्वारा बोला गया टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड, आपने टैक्सेस को कलेक्ट करना, तो काफ़ी स्वीट बन के मैनिपुलेटिव वे में शुगर कोटेड वर्ड के साथ में कलेक्ट करो उनको, मतलब सिटीजन को एंटागोनाइज नहीं करना, आपने बहुत सारा टैक्स उनके ऊपर लगा दिया। बिकॉज एक राजा तभी तक एक इथिकल राजा हो सकता है, एक धर्म को फॉलो करने वाला राजा हो सकता है जब तक उसके सिटीजन का वेलफेयर हो रहा है उसके एक्शन के कारण। तो अपने सिटीजन को कभी भी एंटागोनाइज नहीं करना है, शुगर कोटेड वर्ड के साथ में उनसे टैक्स वगैरह वसूलो और उतना ही टैक्स लो जितना कर वो पे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लेना है तो उनको थोड़ा और खुश करके उनको कुछ इंसेंटिव देके ये काम करवाओ।
और कुछ उनके थॉट्स वगैरह की बात करेंगे चाणक्य के। तो फर्स्ट आया लर्न फ्रॉम मिस्टेक ऑफ अदर, दूसरों की मिस्टेक से सीखो। यू कांट लिव लॉन्गर इनफ टू मेक देम ऑल योर सेल्फ, तो आप ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहोगे, मतलब अगर अपनी गलतियों से सीखने लगोगे तो इतनी सारी गलतियाँ हैं, इतनी सारी गलतियों से सीखते टाइम आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। दूसरों से गलतियों से सीखते हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो दूसरों की गलती से सीखता है और उसकी गलती को रिपीट नहीं करता अपनी लाइफ के अंदर में, क्योंकि उसके पास में लिमिटेड टाइम है। फिर नेक्स्ट आता है अ पर्सन शुड नॉट बी, एक पर्सन ज़्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल लेवल की ऑनेस्टी ठीक रहती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, तो अ पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट। स्टेट जो ट्री होते हैं उनको कट पहले फर्स्ट कट किया जाता है उनके द्वारा, तो ऑनेस्ट पीपल भी सबसे पहले स्क्रीव किए जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको वक्त के अनुसार में जो है देखना चाहिए, ऑनेस्टी एक लेवल तक ठीक रहती है, लेकिन ऑटमोस्ट ऑनेस्ट अगर आप बनोगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। देयर इज़ सम सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट है किस चीज़ में, हर कोई फ्रेंडशिप जो होती है उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है, या तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, या आपका इमोशनल इंटरेस्ट हो सकता है, या आपका फिजिकल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई इंटरेस्ट फ्रेंडशिप में होता है। कोई भी फ्रेंडशिप बिना इंटरेस्ट के, सेल्फ इंटरेस्ट के नहीं होती, चाहे इमोशनल हो साथ में बातें करने के लिए, या जो भी इमोशनल नीड्स, हर चीज़ सेल्फ इंटरेस्ट पे होती है। दिस इज़ बेटर ट्रुथ, ये बोला गया चाणक्य के द्वारा। एंड एज सून एज फियर अप्रोचेज नियर अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट, तो फियर से डील करने का एक ही तरीका है कि आप जैसे ही, मतलब फियर के आने से पहले ही आप उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करो। फियर से भागने से उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये बोला गया इनके द्वारा। फिर बोला गया द वर्ल्ड बिगेस्ट पावर इज यूथ एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट कर देती है ब्यूटी एंड यूथ को, तो एक जवानी जो होती है उसमें पावर होती है आपके पास में, एंड ब्यूटी जो होती है, मैन वुमेन किसी की भी हो, वो जो है काफ़ी पावरफुल होती है सोसाइटी के अंदर में। अट्रैक्टिवनेस किसको अच्छी नहीं लगती, सब लोग अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों के प्रति और उनको ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है। लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि एजुकेटेड मैन जो होता है, एजुकेशन जो है मैन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। जैसा हमने देखा था सॉक्रेट के केस में देखा था, वो देखने के अंदर में काफ़ी अगली मान सकते हो प्रेजेंट स्टैंडर्ड के अनुसार, लेकिन उनके जो स्टूडेंट थे उनकी नज़र में उनको देखा जाता था, वो उनकी नज़र के अंदर काफ़ी हैंडसम उनको समझा जाता था, वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे उनके विचार। तो इसी तरीके से इनके द्वारा बोला गया एजुकेशन बीट कर देती है ब्यूटी और यूथ को भी अट्रैक्टिवनेस के अंदर में। और नेवर मेक फ्रेंड विद पीपल हु आर अबव एंड बिलो यू इन स्टेटस, जो आपके अबव और बिलो हैं, क्योंकि वो पेन दे सकते हैं आपको, तो अपनी बराबरी वाले से दोस्ती करो। सच फ्रेंड विल नेवर गिव यू हैप्पीनेस। फिर बोला गया ट्रीट योर किड लाइक अ डार्लिंग फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, उनको काफ़ी अच्छे से प्यार से ट्रीट करो। नेक्स्ट ईयर्स के लिए उनको स्कॉल्ड करो, मतलब उनको डिसिप्लिन के अंदर रखो, और जैसे वो 16 ईयर के अंदर होते हैं तो उनको फ्रेंड की तरह मान लो, और अपने जो चाइल्ड होंगे उस टाइम के उनको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। उससे आप रखोगे तो काफ़ी अच्छे से परवरिश कर पाओगे उनकी। और फिर इनके द्वारा बोला गया मैन इज़ ग्रेट बाय डीड नॉट बाय बर्थ, तो अपने बर्थ से कोई उपयुक्त नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, वो अपने कर्मों से ऊंचा उठता है। तो कर्मों को अच्छा करो और अपनी लाइफ को अच्छा करो। तो ये थे इंडियन फिलोसफर। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करप्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।